सब्जेक्ट बस खत्म हो जाए। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया कि उनकी स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या है, या द लास्ट मुगल से आप देखें, ठीक है। और इसके वर्ड्स जो थे, वर्ड्स हैव बीन may have been prescient but they did not lead to victory. They did however make an entire class of women the sub। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ ना, सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, she was a courtesan। courtesan क्या थी आपके पास के नॉर्मली जिसको कहते हैं तवाइफ, प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। तवाइफ जो थी वो उस टाइम पे इसको कोई बुरा नहीं समझा जाता था, ठीक है। बल्कि वो एक बहुत ही एक सोशली एक्सेप्टेबल चीज थी, ठीक है। वो उसको कोई गलत चीज नहीं समझा जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा, अब जितनी पुराने जमाने की मूवीज होती हैं उसमें प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर बहुत वो बनती हैं, ठीक है, मूवीज बनती थी उस टाइम पे। और ये जो क्लासिक हमारी लेजेंड्स हैं, ये इस पे डांस करती थी वो उसके गानों पे, ठीक है। तो वो और वहां पे नवाब और इस तरह के लोग आते थे, ठीक है। एंड शी वाज द वाइफ ऑफ अ नवाब। तो मतलब ये एक नॉर्मल चीज थी, ठीक है। अब ये हुआ ना, तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो तवाइफ वर्ड है ना उसको क्रिमिनलाइज कर दिया उन्होंने, ठीक है। उनको बिल्कुल ही ऐसे कर दिया कि जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाए, ठीक है। एक उस पूरी क्लास को ऑस्ट्रिसिज्म की तरफ ले गए, ठीक है। सोशल ऑस्ट्रिसिज्म उसकी हो गई। The second accomplishment, the grouping of the entire Tawai class, was colonialism's revenge against one of the most prominent women of the uprising. Soon after the rebellion failed and the British annexed Awadh, legislation essentially labeled all women who performed in public prostitutes. This included a vast cadre of women involved in cultural production in music and art and poetry and dancing. ठीक है, जो कि इन चीजों में इन्वॉल्व थी, उनको भी वो प्रोस्टिट्यूट्स के उसमें ले गई कि जो कि who sell their body, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको ले गए और उसको क्रिमिनलाइज कर दिया था। ये रिवेंज था उन कॉलोनियल्स का उस औरत से जो कि उनके खिलाफ खड़ी हो गई, ठीक है। अब ये इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी, उसको क्रिमिनल कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स उसके आए दो हमारे पास। This meant that all women dancers and poets were under the imprimatur of the British, now criminals guilty of what they deem prostitution. If there was not enough, the safeguarding of, एक तो ये कर दिया कि उनको prostitute डीम कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि सारी जो है prostitutes हैं, ठीक है, उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया ना, ये उनको अजियत देने के लिए ये चीज की थी कि जो आपके पास एसटीडीज होती हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं, उन्होंने कहा कि हम अब बहाना ये बनाया है कि हम है तो अपने सोल्जर्स में एसटीडीज को ट्रांसफर होने से ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इनकी एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, which was very demeaning health examination. It was a way to torture them, ठीक है। Using the language of mortality and morality and public protection, the British were unable to accomplish several things. First, Muslim women who were part of the public culture of the Muslim princely states were now shut out the possibility of being labeled with slurs, an efficient way of getting them to shut up. Second, the source of cultural decay was located within the practices of the Lucknow society and cultural production, thus making the Britishers the benevolent improvers rather than the callous colonizers. Finally, the labeling of traditional Lucknow cultural production, which included women from diverse economic classes, as immoral and tainted, meant its neglect and eventual evisceration. The British colonial establishment's labeling has endured. Even the post-independence women appearing in public roles in Pakistan bear the name. ठीक है, उस टाइम से जो उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन और इस चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है, और हर मतलब आर्ट और डांस और उस पोइट्री लवर्स जो थे उसके जो वो करते थे उनको भी उसी जुमरे में डाल दिया। तो वो चीज अभी तक हमारे पास होती है, ठीक है। हमारी एक्ट्रेसेस को वो चीज फेस करना पड़ती है, हमारे पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको ये चीज फेस करना पड़ती है। वंस वो चीज जो कभी एक नॉर्म हुआ करती थी उसको सिर्फ एक रिवेंज में इन्होंने इतना खराब कर दिया था, ठीक है। On the venue of judging the more immediate impact of the British criminalization of what they considered prostitution and the labeling of nearly all women engaged in dance and poetry as prostitutes can be seen in the Mirza Ruswa's Umrao Jan Ada. अच्छा, मिर्जा रुस्वा ने अपना वो नॉवल लिखा उमराव जान अदा, ठीक है।
अब उसमें जो उस नॉवल में जो उमराव जान का जो सारा वो बताया, उमराव जान एक वो थी उसमें प्रोस्टिट्यूट थी, ठीक है। जैसे उसकी लाइफ बताई है कि बेचारी और वो ना, तो वो ये डिपिक्ट करना चाह रहे थे कि सारों की लाइफ ऐसी थी, लेकिन वो इस तरह नहीं थी सारों की लाइफ, वो कुछ की लाइफ उसमें डिपिक्ट हुए। अगर हमारे पास एक औरत है, ठीक है, बेगम हजरत महल, हु वाज अ प्रोस्टिट्यूट वंस, नॉट अ प्रोस्टिट्यूट बट अ कॉर्टिसन, ठीक है, वो आपके पास इतनी एम्पावर्ड थी, इतनी स्ट्रांग थी कि वो ब्रिटिश को रेजिस्टेंस दे सके, उनके सामने खड़ी हो सके, ठीक है, इस हद तक कि फिर वो रिवेंज पे उतर आए थे, तो दे वर नॉट वीक वुमेन। सही है। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारे पास कॉलोनियलिज्म के क्या आए? सबसे पहले एज ऑफ कंसेंट आई। एज ऑफ कंसेंट हमारे पास क्या था? द एज ऑफ consent act, it was 1891, in which raised the age of consent of sexual intercourse for all girls, married or unmarried, from 10 to 12 years in all jurisdictions. Its violation subject to criminal prosecution as rape. मतलब इस एज से अगर कम लड़कियों के साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप, तो फिर उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर आएगी। द मेडन ट्रिब्यूट ऑफ, इसके पीछे दो फोर्सेस थी जिसकी वजह से ये आया, ठीक है। एक हमारे पास द मेडन ट्रिब्यूट टू ऑफ मॉडर्न बेबीलोन थे, ठीक है। जो बेबीलोनियन थे आपके पास, उन्होंने ये बात की, ठीक है, कि विक्टोरियंस के ऊपर उन्होंने तनकीद की कि यहाँ पे जो है, तो आप यहाँ पे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने, कि यूरोप में उन्होंने 13 टू 16 ईयर्स जो थी वो एज ऑफ कंसेंट रख दी, और सब कॉन्टिनेंट में 10 टू 12 ईयर्स ऑफ एज रख दी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था कि 1889 में ही हमारे पास ये एक्ट के 2 साल पहले हमारे पास एक 11 साल की बंगाली लड़की थी, ठीक है, फुलमोनी दासी, जिसके उसके हस्बैंड जो was 35 years old, उसने उसको बहुत ब्रूटली रेप किया था, ठीक है, एंड देन शी डाइड। तो उसकी वजह से उसने इस चीज को बहुत बूस्ट अप किया, और फिर उसके ऊपर 1891 में हमारे पास द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसमें उन्हें 10 टू 12 इयर्स ऑफ एज को जो था, तो वो एज ऑफ कंसेंट करार दे दिया। फिर सेकंड हमारे पास ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ठीक है। इससे पहले एज ऑफ कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं था। इन द नेम ऑफ मैरिज सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होती थी। सेकंड हमारे पास आ गई, ये हो गई एबोलिशन ऑफ सती, जो कि हिंदू सिस्टम में हमारे पास है, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण जो थे, तो वो उसको कहते थे कि या जल जाओ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते थे, ठीक है। वो सारी उस सारी कहानी की आप लोग को समझ आ गई थी ना? हेलो। अगर उस सारी कहानी की समझ आई है तो फिर मुझे, मैं रिपीट ना करूँ ना यहाँ पे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी, आ गई है। अच्छा, ठीक है, सही है। एक सती को उन्होंने अबॉलिश कर दिया, ठीक है, कि ये जो है हमारे पास गलत चीज है, ये नहीं करनी चाहिए, मतलब ये नहीं होगी, सही है। इट वॉज नॉट ऑलवेज द, अच्छा, एक में इसमें ये था ना कि हमारे पास अपर क्लास की वुमेन जो थी, तो वो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण्स थे, और वो जो थे तो स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। दे वर वेरी रेडिकल एंड वेरी पेट्रियार्कल, ऑफ अ वेरी पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और कुछ ऐसे भी था कि उन लोगों को, वुमेन को इतना वो उन्होंने कस्टम्स में और ट्रेडिशंस में वो चीज थी कि वो खुद जो थी, तो वो अपने आप को सती कर देती थी। उनको लगता था कि ये यही खुदा मुझसे चाहता है कि मैं ये करूं, सही है। तो उन्होंने सती की रस्म को एबॉलिश कर दिया था। ये हमारे पास सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान ये काम हुआ था, सही है। ये फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के वो जो अचीवमेंट्स हैं ना, उसमें भी आप माइलस्टोन्स अचीव जो हमने कहा था, उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हैं हमारे पास के सती की जो रस्म थी वो अबॉलिश हो गई थी। दूसरा हमारे पास विडो रीमैरिज रिफॉर्म था, ठीक है, जिसमें जो था, तो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 आया, अकॉर्डिंग टू विच एक औरत जो है, तो वो दूसरी जगह वो दोबारा शादी कर सकती है अपने शौहर के मरने के बाद, लेकिन अगर तो वो था कि हिंदू हिंदू
हिंदू रीमैरिज विडो रीमैरिज एक्ट जो था, उसमें ये था कि वो दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन उस सूरत में उसको जो उसके शौहर की, मरे हुए शौहर की जो जायदाद उसके पास है, तो वो उसके भाई या उसके कजन्स के नाम कर देगी। तो इसको उन लोगों ने बहुत अपोज किया था, जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज हो रही थी, मतलब कि ये चीज हो रही थी कि वो उस जायदाद को भी इनहेरिट कर लेती थी, और उस मतलब वो भी उसके पास आ जाती थी, और वो दूसरी जगह शादी भी कर सकती थी। लेकिन जब ये लॉ आया तो फिर इसमें इम्प्लीमेंट सारी जगहों पे होना था, तो इसको कुछ जगहों से रेजिस्टेंस भी जब इस लॉ को देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी ये इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, ये वही बातें हैं। ठीक है, अच्छा, द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये वही मैंने जो अभी आपको बताया ना कि जो विडो की प्रॉपर्टी वाली बात थी ना, तो ये वही चीज थी कि वो प्रॉपर्टी जो है तो वो छोड़ के तो दूसरी जगह शादी कर सकती है। लेकिन उसके बाद हमारे पास मसला क्या आया कि हमारे पास ऐसी भी कास्ट थे जिसमें ये चीजें ऑलरेडी, मतलब वुमेन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का भी हक था और दूसरी शादी करने का भी हक था। तो उन्होंने जब जब लॉ आया तो वो जरा उनको बुरा लगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था, तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है तो उन कम्युनिटीज पे अप्लाई नहीं होता जिनके जो कि ऑलरेडी हमारे पास विडो रीमैरिज को अलाउ कर रहे थे। था कि उनको वो जायदाद किसी और के नाम करके, सही है। तो बस अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि वो एक्ट पूरी इंडिया के ऊपर अप्लाई हो गया, और बस ये एक जनरल रूल बन गया कि आपने जो अगर आपने दूसरी शादी करनी है विडो को, तो फिर उसको वो जायदाद छोड़नी पड़ेगी। इससे पहले विडोज की जिंदगी बड़ी खराब थी इंडिया में, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। हिंदू मजहब में ये है कि एक बार एक औरत वो बेवा हो जाए, उसके लिए उसका इतना अच्छा नाम देते हैं वो लोग, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो एक बार वो बेवा हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है कि विधवा। या तो, हाँ विधवा, हाँ यही होता है, कि वो जो है तो या तो अपने शौहर के साथ सती हो जाए, मर जाए, ठीक है, उसकी उसकी लाश के साथ ही मर जाए। या तो फिर जब वो, अगर वो बेवा रह के जिंदगी गुजारेगी तो वो हमेशा सारी जिंदगी वो वाइट कपड़े पहनेगी, वो कोई और कलर नहीं पहन सकती, ठीक है, वो किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। वो जो है तो कुछ हाँ एग्जैक्टली हसीब। अच्छा, और कुछ जो है हमारे पास ये होता था कि जो बहुत स्ट्रिक्ट लोग थे उसमें ये भी करते थे कि उसके मतलब बाल सारे मुंडवा देते थे, उसको गंजा करा देते थे ताकि कहीं जा ना सके। सही है। और उस इसके ऊपर एक ये चीज भी थी कि वो कोई मतलब वो बिल्कुल बगैर सिर्फ नमक वाला खाना खाते थे। कुछ उसमें तो ये भी है कि नमक भी उसमें ना हो, बिल्कुल सादा खाना, मतलब कोई मसाले कुछ नहीं, मतलब उसके लिए ये था कि शौहर के बगैर वो साद की बात के पति परमेश्वर के बाद क्या करेगा, ठीक है। तो वो कि औरत क्या करेगी पति परमेश्वर के बाद। साथ जरा प्लीज वो एग्जांपल अपनी यहाँ पे बता देना जरा एक बार। कि पति परमेश्वर मर गए तो ये पहाड़ जैसी जिंदगी औरत कैसे गुजारेगी। हाँ, तो कैसे गुजारेगी। वैसे ही जैसे पति परमेश्वर के सूरत में बीवी के मरने पर पति परमेश्वर गुजारेंगे। बेमाल गिरोटे। एग्जैक्टली, ये यही चीज थी। सही है। तो उस चीज को इन्होंने अबॉलिश किया। ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे हमारे पास कॉलोनियलिज्म के। और बस ये हमारे पास खत्म हो गए। सही है। अच्छा, तो अब इसमें से किसी